गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने हाइगन के सिद्धांत द्वारा प्रकाश का अपवर्तन जो है वो प्रूफ कर लिया था। प्रकाश का अपवर्तन हाइगन के सिद्धांत द्वारा कर लिया था और उसके बाद हम आज डिस्कस करेंगे प्रकाश का व्यतिकरण। आज हम क्या पढ़ने वाले बेटा? प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश के व्यतिकरण की घटना। ठीक है ना, नई बात करेंगे हम। अपवर्तन परावर्तन हम पिछले चैप्टर में भी कर चुके, अब हम बात करेंगे व्यतिकरण की। नया टॉपिक आ गया प्रकाश का व्यतिकरण। जो प्रकाश तरंग होती है जब किसी माध्यम में संचरित होती है तो व्यतिकरण की घटना कैसे होती है वो चीज हम पढ़ेंगे। तो इसको देखो जनरल डिफाइन करते हैं, जब दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगें, इसमें अब किरण की बात नहीं करेंगे, प्रकाश तरंग की बात करेंगे। प्रकाश तरंगें जिनकी आवर्ती समान, आयाम समान या लगभग समान एक ही दिशा से संचरित होती हुई माध्यम के किसी बिंदु पे अध्यारोपित होती है, तो अध्यारोपण के पश्चात कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम व कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, जनरल लिखते हैं अपन डेफिनेशन। जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगें जिनके आयाम, जिनकी आवर्ती समान होनी चाहिए। आवर्ती समान होगी तो कोणीय आवर्ती भी समान होगी। आवर्ती समान व आयाम समान या लगभग समान, आयाम भी समान होना चाहिए या लगभग समान हो, वह आयाम समान या लगभग समान हो, लगभग समान हो। दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगें जिनकी आवर्ती समान व आयाम समान व लगभग समान हो, किसी माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होती हुई, एक ही दिशा से संचरित होती हुई माध्यम के किसी बिंदु पर, माध्यम के एक ही दिशा से संचरित होती हुई माध्यम के किसी बिंदु पर, माध्यम के किसी बिंदु पर आवर्ती समान व आयाम समान या लगभग समान हो, किसी माध्यम में एक ही दिशा से संचरित होती हुई माध्यम के किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं तो, ठीक है ना। लास्ट क्लास में अध्यारोपण का सिद्धांत भी हमने सीख लिया था। अध्यारोपित होती हैं तो, अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तरंग की तीव्रता, परिणामी तरंग की तीव्रता या आयाम एक ही बात है। परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम व कुछ पर न्यूनतम प्राप्त होती है। अध्यारोपित होती है तो परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम व कुछ पर न्यूनतम प्राप्त होती है। प्रकाश की इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। प्रकाश की इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है ना। बहुत जनरल डेफिनेशन है। दो कंडीशन है व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें हम एक साथ लिखेंगे बाद में। जब दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगें जिनकी आवर्ती समान, कंडीशन है कि आवर्ती समान ही होनी चाहिए, आयाम समान हो या लगभग समान हो चलेगा, किसी माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होती हुई माध्यम के किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती है,
तो परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम व कुछ पर न्यूनतम प्राप्त होती है। प्रकाश की इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। बेटा व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण, उसमें बस ये कंडीशन ही है कि संपोषी किस स्थिति में होगा और विनाशी किस स्थिति में होगा। व्यतिकरण के प्रकार, पहला हमारा है संपोषी व्यतिकरण। पहला हमारा संपोषी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देखो कंडीशन, जब दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे जिनकी आवृत्ति समान, आयाम लगभग समान किसी माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होती है समान कला में। अगर दोनों एक ही दिशा में समान कला से संचरित होती हैं तो अध्यारोपण के पश्चात परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है। देखो संपोषी व्यतिकरण की परिभाषा लिखनी है, जब दो या दो से अधिक तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में समान कला में संचरित होती हैं, ठीक है ना, शॉर्ट में लिख लो थोड़ा सा। जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे किसी माध्यम के किसी बिंदु पर, ठीक है ना, बिंदु की बात करें ना, या किसी कण पर, जब दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे किसी माध्यम के बिंदु पर समान कला में, ठीक है ना, दोनों के मध्य कलांतर शून्य होगा, कलांतर नियत हो, ठीक है ना, समान कला में ये समान कला से अध्यारोपित होती है, समान कला में अध्यारोपित होती है तो परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है। तो परिणामी तरंग की तीव्रता व आयाम दोनों लिख सकते हो, अधिकतम प्राप्त होती है, अधिकतम प्राप्त होती है। इसे हम बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण में जब दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे माध्यम के किसी बिंदु पर समान कला में अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम व आयाम अधिकतम प्राप्त होता है, ठीक है ना। इसके लिए देखो कंडीशन, समान कला वाली स्थिति में, जैसे मान लो दो तरंगे हमने अध्यारोपित करी समान कला समान हो, एक्स एक्स पे आपने लिया हुआ समय और वाई एक्सिस पे आपके विस्थापन की बात करेंगे, ठीक है ना। जैसे पहली तरंग की बात करें अपन, पहली तरंग मान लो ऐसे चले, ये प्रथम तरंग की समीकरण है, इसकी विस्थापन की समीकरण बोलेंगे y1, ये प्रथम तरंग है, ठीक है। दूसरी तरंग जिसका आयाम, इसका आयाम मान लिया a1 है, इसका आयाम कितना है a1, अधिकतम आयाम कितना है a1। दूसरी जिसका आयाम थोड़ा सा कम है, समान कला में चल रही है, ऐसे कला समान है, ये दूसरी तरंग के विस्थापन की समीकरण है y2, और इसका जो अधिकतम आयाम है वो a2 है। जब ये इस तरह से अध्यारोपित होंगी किसी माध्यम के ज्ञान पे तो परिणामी जो तरंग होगी, ये प्रथम तरंग, ये द्वितीय तरंग, और जो परिणामी तरंग होगी उसका आयाम बढ़ जाएगा, तीव्रता भी बढ़ जाएगी। आयाम बढ़ेगा तो उसकी तीव्रता भी बढ़ेगी। ये परिणामी तरंग की विस्थापन की समीकरण आगे बढ़ी, y बराबर y1 प्लस y2 होगा इस स्थिति में, ठीक है ना। तो ये परिणामी तरंग जिसका आयाम बढ़ जाएगा, जिसका आयाम जो है वो बढ़ के r मान लेते हैं उसको, ठीक है ना। तो उसका परिणामी तरंग का आयाम r होगा और वो हमेशा इन दोनों का योग होगा a1 प्लस a2, हम प्रूफ करेंगे आगे जाके। तो संपोषी व्यतिकरण जो होता है, कंस्ट्रक्टिव व्यतिकरण, उसमें दो या दो से अधिक तरंगे जब माध्यम के किसी कण पर अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तरंग का आयाम व तीव्रता बढ़ जाती है। देखो बढ़ी, आयाम बढ़ेगा तो तीव्रता भी बढ़ेगी। हम सूत्र पढ़ेंगे, परिणामी तरंग या तरंग की तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो जब उसका आयाम बढ़ेगा तो तीव्रता भी बढ़ेगी, और इस तरह से हमने दिखाना है। दूसरा जो प्रकार है व्यतिकरण का वो है विनाशी व्यतिकरण। दूसरा जो है उसको बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। विनाशी व्यतिकरण इसको बोलते हैं अंग्रेजी में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें देखो, जब दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे
माध्यम के किसी कण पर विपरीत कला में अध्यारोपित होती है तो परिणामी तरंग का आयाम व तीव्रता घट जाती है। ठीक है ना, शून्य भी हो सकता है अगर दोनों का आयाम समान हो। तो इसको भी परिभाषित कर लो, जब दो से अधिक प्रकाश तरंगें जिनकी आवर्ती समान आयाम लगभग समान है, कंडीशन पहले हमने बता दी, जब दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगें माध्यम के किसी कण पर, माध्यम के किसी बिंदु पर या कण पर, माध्यम के किसी बिंदु पर, माध्यम के किसी बिंदु पर विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तरंग का आयाम व तीव्रता घट जाती है। तो परिणामी तरंग का आयाम व तीव्रता घट जाती है, न्यूनतम हो जाती है। परिणामी तरंग का आयाम व तीव्रता घट जाती है। देखो बेटा कैसे बनेगा ग्राफ, जैसे मान लो एक्स एक्स पे तो आपने समय लिया हुआ t, इधर विस्थापन लेना है तरंग का। पहली तरंग मैंने ऐसे लिखा, ये पहली तरंग के विस्थापन की समीकरण है y1। दूसरी तरंग विपरीत, इसका अधिकतम आयाम a1 मान लिया। दूसरी जो तरंग है वो विपरीत कला से, ये एक दूसरे के विपरीत, ये ऊपर से शुरू हो रही है, नीचे से शुरू हो रही है। अगर ये विपरीत कला में अध्यारोपित होती है माध्यम के किसी बिंदु पे, ये अपने पास y2 की समीकरण है, दूसरी तरंग के विस्थापन की समीकरण। तो जो परिणामी तरंग होगी उसका आयाम, मान लो a1 जो है वो a2 से थोड़ा सा बड़ा है, ये a2 है, ये दूसरी तरंग की जो है ना माइनस में होगा, इधर प्लस में a2 ऊपर होगा। तो दूसरी तरंग का अधिकतम आयाम a2 है और पहली तरंग का अधिकतम आयाम a1 है। तो जब ये माध्यम के किसी बिंदु पे इस तरह से अध्यारोपित होंगी, इस तरह से विपरीत कला में, तो जो परिणामी तरंग है, परिणामी तरंग का आयाम और तीव्रता दोनों घट जाएगी। वो ऐसे लिखिए आप, ये परिणामी तरंग है, ठीक है ना, आयाम भी घटेगा और तीव्रता भी घटेगी। ये परिणामी तरंग y के विस्थापन की समीकरण होगी और जो इसका आयाम होगा अधिकतम वो a1 माइनस a2 आएगा। हम इस चीज को प्रूव करेंगे आगे जाके। तो परिणामी तरंग का आयाम व तीव्रता दोनों घट जाती है। तो हमने बेटा व्यतिकरण की बात कर ली, दो प्रकार का होता है, संपोषी व विनाशी, और व्यतिकरण की परिभाषा देख ली। अब हम बात करते हैं व्यतिकरण की आवश्यक शर्त, और उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक, प्रकाश स्रोत। दो प्रकार के प्रकाश स्रोतों की बात करेंगे अपन, ठीक है ना। दो प्रकार के प्रकाश स्रोत पढ़ेंगे, एक कोहेरेंट और एक इनकोहेरेंट, ठीक है ना। कोहेरेंट जो प्रकाश स्रोत होता है उसको एक वर्णीय प्रकाश स्रोत भी कहते हैं। इसका एग्जांपल है लेजर लाइट, इसका एग्जांपल है लेजर लाइट। कला संबंध व कला असंबंध प्रकाश स्रोत, ठीक है ना। दो प्रकार के प्रकाश स्रोत की बात करेंगे, कला संबंध व कला असंबंध, ठीक है। और दोनों की परिभाषा लिखते हैं, काम आएगा आगे व्यतिकरण में हम कौन सा काम में लेने वाले हैं, तो वो हम लिख के देखेंगे। पहला प्रकाश स्रोत कला असंबंध, कला असंबंध प्रकाश स्रोत, इनकोहेरेंट लाइट सोर्स, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इनकोहेरेंट लाइट सोर्स, इनकोहेरेंट लाइट सोर्स। जब दो प्रकाश स्रोतों, दो प्रकाश कला असंबद्ध स्रोतों से जो प्रकाश तरंग उत्सर्जित होती है
उनके मध्य जो कलांतर है वो अगर समय के साथ परिवर्तित होता है तो उसे बोलते हैं कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत। अगर उनके मध्य जो कलांतर होगा तरंगों के मध्य वो समय के साथ परिवर्तित हो तो उसे बोला जाता है कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत। जब दो प्रकाश स्रोत, दो कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत, कला असंबद्ध प्रकाश स्रोतों से उत्सर्जित, देखो ध्यान से, दो कला असंबद्ध प्रकाश स्रोतों से उत्सर्जित मतलब आपके पास दो स्रोत हैं, दोनों से उत्सर्जित प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर, प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर समय के साथ परिवर्ती हो, समय के साथ परिवर्ती हो, समय के साथ परिवर्ती हो तो इस प्रकार के स्रोतों को कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत कहते हैं। दो प्रकाश स्रोत लिख लो इनको, जब दो कला असंबद्ध मत लिखो, दो प्रकाश स्रोतों के मध्य या दो प्रकाश स्रोतों से उत्सर्जित प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर समय के साथ परिवर्ती हो तो इस प्रकार के स्रोतों को कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत कहते हैं, कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है ना, इनको कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत बोलेंगे। और दूसरा जो प्रकार है कला संबद्ध प्रकाश स्रोत, कोहेरेंट लाइट सोर्स, कला संबद्ध प्रकाश स्रोत, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोहेरेंट लाइट सोर्स। लेजर लाइट इसका एग्जांपल होगा। इसमें जस्ट उल्टा, कलांतर जो है वो समय के साथ परिवर्ती न हो, ठीक है ना। जब दो, जनरल परिभाषा है, जब दो प्रकाश स्रोतों से उत्सर्जित जब दो प्रकाश स्रोतों से उत्सर्जित प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर समय के साथ परिवर्ती न हो, समय के साथ परिवर्ती नहीं हो तो इस प्रकार के स्रोतों को कला संबद्ध प्रकाश स्रोत कहते हैं, स्रोतों को कला संबद्ध प्रकाश स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल लेजर लाइट, एग्जाम्पल क्या हो गया, लेजर लाइट। जो लेजर लाइट होती है उससे जो प्रकाश उत्सर्जित होता है वो कला, या उनके जो दो लेजर लाइट से दो प्रकाश तरंगें उत्सर्जित करी हमने तो उनके मध्य जो कलांतर है वो समय के साथ परिवर्ती नहीं होगा। इसे एकवर्णी प्रकाश स्रोत भी बोलते हैं। ये जो प्रकाश स्रोत है ना कला संबद्ध प्रकाश स्रोत लेजर लाइट, उसको एकवर्णी प्रकाश स्रोत भी बोलते हैं, ठीक है ना, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। अब देखो अपन व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखते हैं। व्यतिकरण की घटना की बात करेंगे, ठीक है ना, हमने दो प्रकार पढ़ लिए व्यतिकरण के, ठीक है, सिंपल डेफिनेशन लिख ली। अब इसकी आवश्यक शर्तें, व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें, जो प्रकाश का व्यतिकरण हम पढ़ने वाले हैं उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं वो थोड़ी सी हम लिख लेते हैं। व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें, कुछ तो डेफिनेशन में आ गई। आवश्यक शर्तें, व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें, देखो पहली शर्त लिखो, जो प्रकाश स्रोत है वो कला संबद्ध प्रकाश स्रोत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कला संबद्ध प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत
जैसे लेजर लाइट के लिए व्यतिकरण की घटना देखेंगे, प्रकाश स्रोत कला संबद्ध प्रकाश स्रोत होना चाहिए, कला संबद्ध या एक वर्णीय प्रकाश स्रोत, कला संबद्ध या फिर मैं उसको बोलूं एक वर्णीय प्रकाश स्रोत, कला संबद्ध या एक वर्णीय प्रकाश स्रोत होना चाहिए, प्रकाश स्रोत होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, अध्यारोपित तरंगों की आवर्ती समान होनी चाहिए। परिभाषा में लिखा था हमने, दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगें जो किसी माध्यम के कण पर या बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं तो उनकी आवर्ती समान होनी चाहिए, आयाम समान या लगभग समान होना चाहिए। कंडीशंस हैं, दो अध्यारोपित तरंगों के मध्य या तरंगों की आवर्ती समान होनी चाहिए, आवर्ती समान होनी चाहिए। दो अध्यारोपित तरंगों की आवर्ती समान होनी चाहिए। तीसरा, अध्यारोपित तरंगों का आयाम, अध्यारोपित तरंगों का आयाम समान या लगभग समान होना चाहिए। अध्यारोपित तरंगों का आयाम समान या लगभग समान होना चाहिए। ठीक है, तीनों कंडीशन से क्लियर होगी। एक और कंडीशन देखो, फोर्थ, ये आवश्यक शर्त है, इन्हीं कंडीशन में व्यतिकरण की घटना होगी। आयाम समान या लगभग समान, आवर्ती समान, कला समान प्रकाश स्रोत या एक वर्णीय प्रकाश स्रोत होना चाहिए। जो स्लिट है, ठीक है ना, उसका जो छिद्र होता है स्लिट, वो छोटे होनी चाहिए। जब हम इसका प्रयोग करेंगे, ये का डबल स्लिट प्रयोग, ठीक है ना, अभी करने वाले हैं, तो उसमें जो स्लिट है, स्लिट की साइज छोटी होनी चाहिए। स्लिट कैपिटल एस की साइज या का आकार छोटा वह रेखीय होना चाहिए। ठीक है ना, वो जो स्लिट है वो रेखीय होगा, वह छोटा वह रेखीय होना चाहिए, एक और लिख लो, जो दूसरी अपन स्क्रीन पे, ठीक है ना, स्लिट लेंगे S1 S2, वो S से बराबर दूरी पे होनी चाहिए। उनके बीच की, दो स्लिटों के बीच की दूरी न्यूनतम होनी चाहिए। दो स्लिटों के बीच की दूरी, स्लिटों के बीच की दूरी न्यूनतम होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। दो स्लेटों के बीच की दूरी न्यूनतम होनी चाहिए, स्लेटों के बीच की दूरी कम से कम हो। इस तरह से ये कुछ शर्तें अपने को ध्यान में रखनी है। अगला टॉपिक होगा हमारा व्यतिकरण के लिए यंग का द्विस्लिट प्रयोग। एक्सपेरिमेंट है और उसमें हम चेक करते हैं कि जो हमारा व्यतिकरण की घटना है वो कैसे हुई थी, और उसके बाद उसकी गणितीय विवेचना, ठीक है ना, फ्रिंज चौड़ाई, वो सब आगे हम करेंगे। तो अब हम एक प्रयोग लिखते हैं, यंग का द्विस्लिट प्रयोग। इसमें दो स्लिट काम में ली थी, इसलिए इसको द्विस्लिट प्रयोग बोला जाता है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखो बहुत आसान है, थोड़ा ध्यान से बनाना इसको। एक्सपेरिमेंट का जो डायग्राम है वही इंपॉर्टेंट है, इसके बाद उसमें ज्यादा लिखने का कुछ भी नहीं है, और ये एग्जाम में पूछ लेता है कई बार। व्यतिकरण की परिभाषा, प्रकार, ठीक है ना, आवश्यक शर्तें, उसके बाद यंग का द्विस्लिट प्रयोग, यंग का द्विस्लिट प्रयोग। देखो बेटा, टॉपिक आपका है यंग का द्विस्लिट प्रयोग। यंग एक साइंटिस्ट था, यंग का द्विस्लिट प्रयोग, दो स्लिट काम में लिए इसलिए इसको द्विस्लिट प्रयोग बोला। द्विस्लिट प्रयोग, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग का द्विस्लिट प्रयोग। देखो यंग ने द्विस्लिट प्रयोग किया था, उसके लिए पहले उसने एक वर्णीय प्रकाश स्रोत लिया। कौन सा प्रकाश स्रोत लिया? एक वर्णीय प्रकाश स्रोत, जिसकी वजह से सभी दिशाओं में प्रकाश इस तरह से फैला, ठीक है ना, बिंदु आकार का, इस तरह से दिखाना है। इसको बोला जाता है एक वर्णीय, मतलब कला संबद्ध प्रकाश स्रोत, ठीक है ना, लेजर लाइट समझ लो इसको, ये लेजर लाइट एक वर्णीय प्रकाश स्रोत। उसके आगे एक वर्णीय प्रकाश स्रोत के आगे एक पर्दा L, क्या था?
एक पर्दा L यहां पे अपन रखते हैं जिसमें एक स्लिट होगी सिंगल S। ये आपका पर्दा L है, इसको L पर्दा बोलते हैं, L स्लिट, और ये स्लिट S है, ये आपकी क्या है स्लिट S। देखो जैसे ही एक वर्णी प्रकाश स्रोत से हम इस पे प्रकाश आपतित करेंगे तो यहां जो माध्यम के कण है वो प्रकाश को अवशोषित करके और फिर नई प्रकाश को तरंगिकाओं के रूप में, गोलीय तरंगिकाओं के रूप में इस तरह से उत्सर्जित करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये बिंदु स्रोत के जैसे काम करेगा। और तो इस बिंदु स्रोत से जो प्रकाश निकलेगा वो गोलीय तरंगाग्र के रूप में इस तरह से आपसे यहां से आपतित होगा, ठीक है ना। इस तरह से दिखाना है गोलीय तरंगाग्र के रूप में। ये पर्दे L से जो तरंगाग्र निकली वो गोलीय तरंगाग्र है। उसके बाद फिर यहां पे जो दूसरी स्लिट हम बात करेंगे, जिस दूसरी स्लिट की हम बात कर रहे हैं, या दूसरा जो पर्दा है हमारा यहाँ पे ये पर्दा M है, ये पर्दा M। इस वाली स्लिट से बराबर दूरी पर ऊपर एक अपन ने स्लिट ले ली S1 और उतनी ही दूरी पे नीचे दूसरी स्लिट की बात कर ली हमने S2 की। ये स्लिट S2 और ये स्लिट S1, ठीक है ना, डबल स्लिट बोला है ना। तो द्विस्लिट, पहले हमारे पास पर्दे L पर एक ही स्लिट थी S, जिससे प्रकाश निकला गोलीय तरंगाग्र के रूप में। किस रूप में? गोलीय तरंगाग्र के रूप में। उसके बाद ये जो प्रकाश स्लिट और S1 और S2 में आपतित होगा तो इनसे भी प्रकाश बाहर की तरफ उत्सर्जित होगा। उसको हम ऐसे दिखाएंगे, एक आपकी सतत तरंगाग्र और दूसरा असतत। सतत जो है वो तरंग के स्रंग को निर्देशित करता है और असतत जो है वो गृत को निर्देशित करेगा। सतत जो है वो तरंग के स्रंग को निर्देशित करता है और जो असतत है, ठीक है, वो गृत को निर्देशित करता है। तरंग में स्रंग और गृत हम जानते हैं, डिस्कस कर चुके, ठीक है ना। तो ये जो है डॉटेड वो तो गृत को निर्देशित कर रहा है और जो कंटिन्यूअस है वो स्रंग को निर्देशित कर रहा है। इस तरह से उत्सर्जित होगा स्लिट S1 से प्रकाश, ऐसा दिखाना है। ऐसे ही हमें इस वाले से दिखाना है S2 से। पहले हमने कंटिन्यूअस दिखाया, ये किसको निर्देशित करेगा? स्रंग को। फिर उसके बाद डॉटेड गृत को। फिर स्रंग कंटिन्यूअस, फिर डॉटेड असतत गृत, फिर आपका स्रंग को निर्देशित करेगा ये, फिर डॉटेड। इस तरह से हमें यहां से प्रकाश दिखाना है। फिर आपका कंटिन्यूअस, ठीक है ना। और भी दिखा सकते हैं, ठीक है, जैसे इसमें भी और दिखा सकते हैं अपन। देखो ध्यान से, इधर आपकी होगी स्क्रीन, ये तो पर्दा हो गया L और M, और यहां होगी आपकी स्क्रीन। यहां पे क्या होगी आपकी स्क्रीन, जिसको N से निर्देशित करेंगे। यहां आपकी स्क्रीन होगी N को अपन बोलेंगे स्क्रीन। ये पर्दा L, ये आपका पर्दा L, ये भी आपका पर्दा M, और ये आपका स्क्रीन होगी, इसको बोलेंगे स्क्रीन, जहां पे हमारा प्रतिबिंब या जिसकी हम बात करेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखो, दो डॉटेड या दो कंटिन्यूअस, दो डॉटेड या दो सतत या दो असतत का जो बिंदु, जिन बिंदुओं से जो प्रकाश गुजरेगा वो दीप्त प्रकाश होगा, उसको प्रस्पंद रेखा बोलेंगे। उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रस्पंद रेखा। देखो ध्यान से, जैसे देखो दो कंटिन्यूअस यहां पे, और भी दिखाना चाहिए तो और दिखा सकते हैं। इसमें भी डॉटेड और फिर कंटिन्यूअस। देखो ध्यान से, दो सतत या दो असतत जहां बिंदु काटते हैं, इन बिंदुओं से जो प्रकाश गुजरता है उसे बोला जाएगा प्रस्पंद रेखा, प्रस्पंद बिंदु। और इससे हमारी जो स्क्रीन पे हमें प्रकाश मिलेगा उससे ब्राइट फ्रिंज मिलेगी।
ठीक है ना, ब्राइट चमकीला प्रकाश मिलेगा। दो सतत या दो असतत, दो सतत आर्क या दो सतत असतत या दो सतत कर्व, जिनको हम बोल रहे हैं आर्क, जहां पे काटते हैं वहां से जो प्रकाश गुजरता है उसे हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, चमकीली। ठीक है, उसके बाद देखो ध्यान से, ये सतत और ये असतत यहां पे काट रही है, ये काट रही है, ये काट रही है, ठीक है ना, ये काट रही है, इनसे जो प्रकाश गुजरेगा उससे हमें डार्क फ्रिंज मिलेगी यहां पे। ऐसे देखो नेक्स्ट, यहां पे और फिर यहां पे ये वाला, इनसे जो प्रकाश गुजरेगा फिर इससे अपने को ब्राइट फ्रिंज मिलेगी यहां पे। ठीक है ना, ऐसे देखना है। ऐसे नीचे देखो ध्यान से, दो सतत दो असतत, ठीक है ना, आगे भी और दिखा सकते हैं और ला सकते हैं इधर से। हाँ सही, ऐसे लिखना, ये दो असतत फिर दो सतत, ठीक है ना, ऐसे, या ये यहां से भी जा सकती थी ब्राइट। ठीक है, फिर देखो एक सतत एक असतत डार्क, इस तरह से हमें स्क्रीन पे ब्राइट डार्क फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क कंटिन्यूअस इस तरह से प्रकाश मिलेगा। कुछ जगह पर, कुछ बिंदुओं पे प्रकाश की तीव्रता अधिकतम, कुछ पे न्यूनतम, कुछ जगहों पे प्रकाश की तीव्रता अधिकतम, कुछ पे न्यूनतम। तो अपने को ऐसे ध्यान में रखना कि ये जो हमने आर्क बनाए हैं, तो सतत वाला तो किसके लिए था, तरंग सरण के लिए, और असतत वाला था तरंगीय ग्रत के लिए। तो दो तरंग या दो ग्रत जहां जिन बिंदुओं पे काटेंगे उन बिंदुओं से जो प्रकाश गुजरेगा उससे चमकीली फ्रिंज मिलेगी, चमकीला प्रकाश मिलेगा। और एक तरंग और एक ग्रत, ठीक है ना, एक सतत और असतत के कटान बिंदु से जो प्रकाश जाएगा उससे हमें चमकाली फ्रिंज मिलेगी, ठीक है ना, डार्क फ्रिंज मिलेगी, या काला प्रकाश मिलेगा, या उसकी तीव्रता न्यूनतम होगी। ये डायग्राम इस तरह से बनाना आपको, ठीक है, इसका डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसके बारे में थोड़ी सी रचना लिख लेते हैं अपन, कि यानी कि द्विस्लिट प्रयोग में एक वर्णी प्रकाश स्रोत काम में लिया था और उसको हमने किस पर आपतित किया, सबसे पहले हमने पर्दे पर, पर्दे L पर आपतित करते हैं। पर्दे जब L पर आपतित होता है ये प्रकाश, तो उसके बाद गोलीय तरंगाग्र के रूप में यहां से उत्सर्जित होता है, और फिर जब स्लिट S1 व S2 से जब हमारा प्रकाश आपतित होगा, S1 और S2 पे आपतित होगा, तो हमें दो प्रकाश से मिलेगा ही, ठीक है ना, होंगे तो ये तरंगाग्र सतत और असतत। सतत जो है वो तरंग के सरण को निर्देशित करेगा और असतत तरंग के ग्रत को निर्देशित करता है। और फिर हम लास्ट में दोनों के लिए ये ड्रॉ करके आर्क दो सतत या दो असतत के कटान बिंदु से, जिनको हम प्रस्पंद बिंदु बोलते हैं, प्रस्पंद रेखा होती है ये, और इसको बोलते हैं निष्पंद रेखा, डार्क वाले को बोला जाता है निष्पंद रेखा। तो इस तरह से हमें स्क्रीन पे ब्राइट और डार्क फ्रिंजें मिलती हैं, इनको अपन फ्रिंज बोलते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, फ्रिंज कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल लिख लो। जब एक वर्णी प्रकाश स्रोत से, एक वर्णी प्रकाश स्रोत से प्रकाश पर्दे L पर, पर्दे L पर स्लिट S पर आपतित होता है, स्लिट S पर आपतित होता है, तो तरंगाग्र के रूप में उत्सर्जित होगा, तरंगाग्र के रूप में, तरंगाग्र के रूप में पर्दे M पर आपतित होता है, तरंगाग्र के रूप में पर्दे M पर आपतित होता है, आपतित होता है। और S1 व S2 से जो प्रकाश बाहर निकलेगा, उत्सर्जित होगा, उसमें दो प्रकार के आर्क देखेंगे अपन, ठीक है ना। एक आर्क होगा आपका कंटिन्यूअस सतत और दूसरा असतत। स्लिट S1 व S2 से, स्लिट S1 व S2 से उत्सर्जित प्रकाश
तरंग या प्रकाश तरंग सतत व असतत, सतत व असतत आर्क के रूप में होता है। सतत आर्क, सतत आर्क तरंग के सरण को निर्देशित करता है, तरंग के सरण को निर्देशित करता है, जबकि असतत आर्क तरंग के गति को प्रदर्शित करता है या निर्देशित करता है, तरंग के गति को निर्देशित करता है। ठीक है, दोनों से हम इस तरह से आर्क बना लेंगे। अब दो सतत या दो असतत के कटान बिंदु से, दो सतत आर्क या दो असतत आर्क के कटान बिंदु से जो प्रकाश गुजरता है, जो प्रकाश गुजरता है, ठीक है, उससे ब्राइट फ्रिंज, उससे चमकीली फ्रिंज पर्दे पर या स्क्रीन पर चमकीली फ्रिंज बनती है, तो उससे गुजरता है तो उससे स्क्रीन पर चमकीली फ्रिंज बनती है या चमकीला प्रकाश मिलता है। चमकीला या जो उनसे प्रकाश गुजरेगा उन तरंगों के मध्य कलांतर शून्य होगा, समान कला में होंगी। जब कटार बिंदु से जो प्रकाश गुजरता है तो वो समान कला में होती हैं, तरंगें समान कला में होती हैं। तो ऐसे लिखो, दो सतत आर्क या दो असतत आर्क के कटान बिंदु से जो प्रकाश गुजरता है उसे प्रस्पंद रेखा कहते हैं। पहले तो उसे प्रस्पंद रेखा कहते हैं। यह आपकी प्रस्पंद रेखा है, ठीक है, तथा इस पर तरंगे समान कला में होती हैं, तरंगे समान कला में होती हैं। वह स्क्रीन पर चमकीला प्रकाश प्राप्त होता है, स्क्रीन पर चमकीला प्रकाश प्राप्त होता है, प्रकाश प्राप्त होता है। ये चीज समझ में आई? चमकीले के लिए देखो, ब्राइट के लिए मैं बोल के लिखवा रहा हूं, आपको नोट करना है, ठीक है। हम लिखेंगे एक सतत व एक असतत आर्क के कटान बिंदु से, एक सतत व एक असतत, एक सतत व एक असतत के कटान बिंदु से, असतत आर्क के कटान बिंदु से जो प्रकाश गुजरता है उसे निष्पंद रेखा कहते हैं, उसे निष्पंद रेखा कहते हैं। तथा इस पर तरंगें विपरीत कला में होती हैं। निष्पंद बिंदुओं पे जो या निष्पंद रेखा पे जो तरंगें होती हैं वो विपरीत कला में होती है तथा स्क्रीन पे कम चमकीला या काला प्रकाश हमें प्राप्त होता है, ठीक है ना, डार्क फ्रिंज हमें प्राप्त होती है, ठीक है ना। ये चीज आपको लिखनी है जो मैंने बोला है। प्रस्पंद और निष्पंद की बात हमें समझ में आ गई। प्रस्पंद रेखा जहां से चमकीला प्रकाश गुजरता है, निष्पंद रेखा जहां से काला प्रकाश गुजरता है। ये यंग का द्विस्लिट प्रयोग था और स्क्रीन पे जो हमें प्रकाश की तीव्रता कुछ बिंदुओं पे अधिकतम, कुछ पे न्यूनतम, कुछ पे अधिकतम, ये क्रमागत होती है, कंटिन्यूअस होती है। एक चमकीली, दूसरी काली, फिर चमकीली, फिर काली, इस तरह से हमें मिलती रहेंगी।
ठीक है। तो इसी घटना को तो आपने व्यतिकरण बोला है बेटा, यंग का दीर्घलिखित प्रयोग से हमें व्यतिकरण की घटना समझ में आ गई, ठीक है ना। अब बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।